Hello guys, let's start the physical properties of alkyl halide. So alkyl halide are colorless when they are pure, but like bromide and iodides develop color when they are exposed to light. Okay, so many volatile halogen compounds have sweet smell, melting point and boiling point. So these are the important points, melting point and boiling point. इन दोनों के ऊपर क्वेश्चंस अक्सर आता है। सो मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड and some CFC like chlorofluoromethane are the gaseous at the room temperature. Higher members are liquid or solid. Almost आप किसी भी फैमिली में देखते हो तो उसमें यही होता है कि जो लोअर मेंबर्स होते हैं वहाँ पे वॉन्डरवॉल फोर्सेस जो लगते हैं वो कम लगते हैं। दैट्स वाई वो गैसीय स्टेट में होते हैं। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होते हैं। दैट्स वाई वो पहले लिक्विड होंगे और भी ज़्यादा हायर मेंबर्स होते हैं तो फिर वो सॉलिड्स होते हैं। As we have already learned, the molecule of organic halogen compound are generally polar, right? ये इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है और ये पोलर होते हैं ड्यू टू ग्रेटर polarity as well as high molecular mass as compared to the parent hydrocarbon. The intermolecular force of attraction, dipole dipole and van der Waals force of attraction are stronger in the halogen derivative. That's why the boiling point of chloride and bromide and iodide are considerably हायर देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कॉम्पेरेबल मॉलिक्यूलर मास। इसका मीनिंग है कि अगर हम सेम मॉलिक्यूलर वेट का हाइड्रोकार्बन लेते हैं और अगर हम सेम मॉलिक्यूलर वेट का एक कोई एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो एल्काइल हैलाइड जो होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ज़्यादा होगा। उसका रीज़न ये होता है कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। और हमें पता है ये जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं ये इनमें ये डाइपोल्स होते हैं, लाइक इनमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है। और डाइपोल डाइपोल जो इंट्रैक्शन होता है वो आप ये कह सकते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन जो होता है वो स्ट्रोंगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है कंपैरेटिवली टू डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस विच आर प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं वो वीक होते हैं जबकि इनमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है जो स्ट्रोंग होते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा स्ट्रोंग होगा तो उस इंट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर भी उतना ज़्यादा देना पड़ेगा। दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इनका ज़्यादा होता है। किससे? हाइड्रोकार्बन से। द अट्रैक्शंस गेट स्ट्रोंगर एज द मॉलिक्यूल गेट बिगर। ये जो इंट्रैक्शन होता है वो स्ट्रोंग होता जाएगा जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता जाता है वहाँ वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो भी इंक्रीज होते जाते हैं। दैट्स वाई फिर वहाँ पे क्या होगा, अगेन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो सेम एल्काइल ग्रुप की अगर हम बात करें तो सेम एल्काइल ग्रुप में देखिए जो आर आई होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, आर बी आर का कम होगा, आर सी एल और आर एफ का और भी कम होगा। रीज़न क्या है? आई का एटॉमिक साइज बड़ा होता है तो आई का एटॉमिक साइज बड़ा होगा। दैट्स वाई आर आई जो होगा उसमें वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगेंगे वो ज़्यादा लगेंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुए तो बॉइलिंग पॉइंट जो हो गया वो भी ज़्यादा हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो है उसको कंपेयर किया गया है लाइक CH3X, CH3 CH2X और CH3 CH2 CH2X। तो जैसे जैसे हम समझ रहे हैं एल्काइल ग्रुप जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी बढ़ रहा है। और देखिए ये जो येलो लाइन दिखाई हुई है आयोडाइड के लिए, तो आयोडाइड का अगर आप देखेंगे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में या सेम एल्काइल ग्रुप के लिए अगर आप आयोडाइड को देखते हो तो आयोडाइड जो होगा वो ब्रोमाइड और क्लोराइड से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रखता है। उसका रीज़न यही है कि आयोडाइड का साइज़ बड़ा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहे हैं ज़्यादा लग रहे हैं। तो इन शॉर्ट अभी तक के जो पैराग्राफ है उसमें हम देखते हैं तो यहाँ पे है कि हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड के केस में दो तरह के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहे हैं। पहला है डाइपोल डाइपोल और दूसरा है वॉन डर वाल फोर्स। और जो वॉन डर वाल फोर्स है वो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड पॉइंट देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलो एल्केन डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन ब्रांचिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो
ब्रांचिंग अगर इंक्रीज होती है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है, जैसे भी हमने देखा, कहीं ना कहीं डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। अब ये सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होता है? बिकॉज जो सरफेस एरिया होता है जितना ज़्यादा होगा, वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतने क्या लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे। तो सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा लगेंगे। अब ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है। जैसे ये मॉलिक्यूल है, इसका सरफेस एरिया कम है, लेकिन इसमें ब्रांच कम है तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी सरफेस एरिया उतना कम हो गया, और सरफेस एरिया कम हो गया, दैट्स वाई वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गए। इसकी वजह से यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो हो गया वो डिक्रीज हो जाता है, यानी जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना कम। ये देखिए, यहाँ ब्रांचिंग ज़्यादा थी तो बॉइलिंग पॉइंट जो आ रहा है वो 346 आ रहा है, यहाँ ब्रांचिंग बिल्कुल भी नहीं है तो यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 375 आ रहा है। अब देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन आर वेरी नियरली टू द सेम, however the para-isomers are the high melting as compared to ortho and meta isomers। इसका मतलब हुआ कि अगर हम क्या यूज करें, एक हम यूज करें डाई क्लोरोबेंजीन, और ये दोनों क्लोरो जो है वो पैरा पोजीशन पर लगे हुए हैं, और एक हम यूज करें डाई क्लोरो बेंजीन, बट ये दोनों क्लोरो ग्रुप जो है वो ऑर्थो या मेटा पोजीशन पर लगे हुए हैं। तो पैरा वाला जो आइसोमर होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो ज़्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट पैरा वाले का क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि जो पैरा वाला आइसोमर है वो सिमिट्रिकल है, और सिमिट्रिकल होने से उसके क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो पैरा वाला आइसोमर होगा उसकी फिटिंग बेटर होगी, और जितना ज़्यादा क्रिस्टल लैटिस में वो फिट हो पाएगा, फिटिंग बेटर होगी, उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। तो पैरा आइसोमर जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि पैरा आइसोमर फिट इन द क्रिस्टल लैटिस बेटर, वो बेटर वे में क्रिस्टल लैटिस में फिट हो जाता है ऑर्थो और मेटा के कंपैरिजन में। तो देखिए, हम यहाँ कंपेयर करते हैं। देखिए, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर कर रहे हैं ऑर्थो वाले का, तो ऑर्थो का यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट जो आ रहा है वो 256 आ रहा है, मेटा का 249 आ रहा है। और अगर हम यहाँ बात करें पैरा, तो पैरा का मेल्टिंग पॉइंट जो आ रहा है वो 323 केल्विन आ रहा है। तो ऑब्वियसली क्या हुआ, पैरा जो आइसोमर है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे क्रिस्टल लैटिस में फिटिंग बेटर होगी, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। डेंसिटी की बात करें अगर हम नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो डेंसिटी में देखिए, ब्रोमो आइडो एंड पोली क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन आर हैवियर देन वाटर। ऑब्वियसली वाटर से वो हैवी हैं, तो अगर वाटर और इनको मिक्स किया जाए तो ये जो है एक तो इमिसिबल होंगे, लाइक ऑयल और वाटर इमिसिबल होता है, बट इनकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, तो ये इनको आप देखोगे तो इनकी जो लेयर बनेगी वो वाटर की लेयर के नीचे बनेगी। किसकी? ब्रोमो आइडो और पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स की जो लेयर होती है वो वाटर की लेयर के नीचे बनती है, मतलब वाटर ऊपर आएगा और इनकी लेयर नीचे होगी, क्योंकि इनकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है। द डेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ऑब्वियसली अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो मास जो होगा वो इंक्रीज होगा, और डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो मास अगर ज़्यादा हो गया तो उससे क्या होगा, डेंसिटी भी बढ़ेगी, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होंगे तो मास ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। हेलोजन एटम एंड एटॉमिक मास ऑफ द हेलोजन एटम। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए गए हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे अगर हम कहें एन क्लोरोप्रोपेन है या एन ब्रोमोप्रोपेन है या एन आइडोप्रोपेन है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डेंसिटी जो है आइडो वाले की जो आ रही है वो सबसे ज़्यादा आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मास ज़्यादा है आइडो वाले का। इसी तरह अगर हम कोई एक पर्टिकुलर हेलोजन है, जैसे यहाँ देखिए ये डाइक्लोरोमीथेन है, यहाँ देखिए ट्राइक्लोरोमीथेन है, और ये टेट्राक्लोरोमीथेन है या कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सी एल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है कि मास बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। नेक्स्ट आता है हमारे पास सोल्युबिलिटी। देखिए, सोल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो किसी भी चीज़ को हम दो तरह के सोलवेंट में डिसोल्व कर सकते हैं। एक सोलवेंट लाइक आप पोलर एक्वस सोलवेंट ले सकते हो, पोलर होगा, और वाटर यूज़ कर सकते हो। हम चेक करेंगे कि क्या वो पोलर और वाटर, पोलर सोलवेंट लाइक वाटर के अंदर डिसोल्व होता है क्या। दूसरा जो होगा, हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो गिवन कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक सोलवेंट्स के अंदर कितना डिसोल्व होता है।
तो देखिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो ये सब डिसोल्व हो ही जाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आपका अल्कोहल भी डिसोल्व हो जाएगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आपका एल्काइल हैलाइड्स भी डिसोल्व हो जाते हैं। मेन बात है कि यहाँ पे वाटर में डिसोल्व होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए वाटर में डिसोल्व करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट होती है कि वो जो हमारा कंपाउंड है वो वाटर के साथ प्रॉपरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाए। अगर हमारा कंपाउंड वाटर के साथ प्रॉपरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है तो वो वाटर में सोल्यूबल होगा। या वाटर में कोई चीज़ है वो कब डिसोल्व हो सकती है, वो तब डिसोल्व होगी जब वाटर के अंदर, ये देखिए HOH, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, तो वाटर के अंदर जो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जो है वो ब्रेक करें, और ब्रेक करने से जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी, ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी, उतनी एनर्जी होनी चाहिए। अब वो एनर्जी आती कहाँ से है, वो एनर्जी आती है जब मॉलिक्यूल जो होते हैं आपके न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, वहाँ से वो एनर्जी आती है। तो क्या होता है कि जब आप एल्काइल हैलाइड को मिक्स करते हैं वाटर के साथ, तो X और H में जो न्यू बॉन्ड बनेगा, जो न्यू बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड से इतनी एनर्जी नहीं रिलीज होती कि वो वाटर के स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर पाए, ब्रेक कर पाए। दैट्स वाई जो एल्काइल हैलाइड्स हो रहे होते हैं दे आर प्रैक्टिकली इमिसिबल इन द वाटर। वाटर में वो मिसिबल नहीं होते हैं, या पार्शियली आप कहोगे मिसिबल होते हैं, प्रॉपरली मिसिबल नहीं होते, बहुत ही कम मिसिबल होते हैं, बहुत ही कम सोल्यूबल होते हैं। यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। देखिए द हेलो एल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, बहुत कम सोल्यूबल है। वाई, अब उसका रीजन आएगा आगे। इन ऑर्डर टू डिजोल्व द हेलो एल्केन इन वाटर द एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन द हेलो एल्केन मॉलिक्यूल्स एंड ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लेस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन अ न्यू अट्रैक्शन इज सेटअप बिटवीन द हेलो एल्केन एंड वाटर मॉलिक्यूल। जैसे कि भी मैंने बताया, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर और हेलो एल्केन में जब नया इंट्रैक्शन सेटअप होगा तो उससे जो एनर्जी निकलेगी वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि वो वाटर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर पाए। एज अ रिजल्ट द सोल्यूबिलिटी ऑफ हेलो एल्केन इन वाटर इज वेरी लो, इसलिए वहां पे वाटर में हेलो एल्केन की जो सोल्यूबिलिटी है वो बहुत ही कम होती है। हाउ एवर द हेलो एल्केन टेंड टू डिजोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यस, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो डिजोल्व हो जाते हैं बिकॉज न्यू इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शंस बिटवीन हेलो एल्केन एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैव मच द सेम स्ट्रेंथ एज द वन ब्रोकन द सेपरेट हेलो एल्केन एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। क्योंकि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं उनमें जो न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं उनकी एनर्जी और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट क्या होती है, इक्वल होती है। तो जो न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो ओल्ड बॉन्ड्स के ब्रेक करने के लिए सफिशिएंट होती है, तो वो डिसोल्व हो जाते हैं। या आप ये समझ सकते हैं लाइक डिसोल्व लाइक का प्रिंसिपल भी लगा सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो डिसोल्व होंगे ही होंगे। अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। आपको ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। तो बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में देखिए आपको सारी चीज़ें कंसीडर करनी है जो अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस की थी। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई कीजिएगा। नाउ इज केमिकल रिएक्शन। अब देखिए जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं हेलो एल्केन्स की, तो हेलो एल्केन जो होते हैं वो 3 टाइप की रिएक्शन देते हैं। फर्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सेकंड वन इज एलिमिनेशन एंड थर्ड वन इज रिएक्शन विद मेटल। तो हम एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन की रिएक्शन को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? होता क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? देखिए हमारे पास होते हैं एल्काइल हैलाइड दैट इज RX। अब होगा क्या, RX के ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, RX के ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और जो X होगा वो लीव कर जाएगा, X यहाँ से निकल जाएगा और R और न्यूक्लियोफाइल में बॉन्ड बन जाएगा RNU, और जो X है वो निकल गया एज अ लिविंग ग्रुप। तो हम ये कहते हैं न्यूक्लियोफाइल ने जो आपका हेलोजन एटम है उसको रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस कर दिया। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन जो होती है वो 3 तरह की हो सकती है, वो फ्री रेडिकल भी हो सकती है, न्यूक्लियोफाइल भी हो सकती है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है। जब कोई अटैकिंग स्पीशीज हमारी न्यूक्लियोफाइल होगी, न्यूक्लियोफाइल मीन्स हो गया न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, यानी
ऐसी स्पीशीज जिन पे या तो नेगेटिव चार्ज होगा या जिनके सेंट्रल एटम पर क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, ऐसी स्पीशीज को हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, जो कार्बन पे जाके जुड़ती है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल कभी हेलोजन एटम को यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है तो उसे आप कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जो एक्स या जो भी हेलोजन एटम लीव कर रहा है वहां से, दैट इज कॉल्ड एज लीविंग ग्रुप। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन सी होती है वो भी हम देखेंगे। देखिए, haloalkanes are the substrate in these reactions, and in this type of reaction the nucleophile react with haloalkane having a partial positive charge on the carbon atom bonded to halogen atom. A substitution reaction take place and halogen atom called leaving group departs as a halide ion। जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या होता है, जो हमारा हेलो एल्केन होता है उस हेलो एल्केन में जो हेलोजन है उसकी साइड इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शिफ्ट कर जाते हैं, बिकॉज आप ये कह सकते हैं हेलोजन एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन से ज़्यादा है। तो हेलोजन एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जो हमारा कार्बन होता है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, फिर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक्स निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। तो जो एक्स माइनस निकलेगा, सी एल माइनस, बी आर माइनस, आई माइनस जो भी होगा, दैट इज कॉल्ड लीविंग ग्रुप, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसको लीव कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं लीविंग ग्रुप। सी एल माइनस, बी आर माइनस, आई माइनस जो भी होते हैं वो लिविंग ग्रुप होते हैं। It is one of the most useful classes of organic reaction of alkyl halide in which halogen is bonded to sp3 hybridized atom. The products formed by the reaction of haloalkane are some nucleophiles given in table 6.4। अब देखिए हम इस टेबल को स्टडी करते हैं। इस टेबल को आप स्टडी करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा और वहां पे न्यूक्लियोफाइल क्या होगा। तो इस टेबल को जब आप स्टडी करते हैं तो पहला जो रिएजेंट गिवन है वो हमें गिवन होगा, अगर हम देखें तो देखिए हमारा जो फर्स्ट रिएजेंट है वो यहाँ पे हमें गिवन है, दैट इज कॉल्ड NaOH या QH। हम NaOH या QH को यूज करेंगे और जो हमारा QH होगा या NaOH होगा उसमें न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, OH नेगेटिव, और हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, एल्कोहल। क्लास ऑफ मेन प्रोडक्ट इज एल्कोहल। तो हम यहाँ ध्यान ये रखना होता है कि हमें जो ये QH या NaOH लेना होता है वो एक्वस लेना होता है। एक्वस मतलब वाटर के अंदर डिजोल्व करके लेते हैं। तो जो एक्वस QH या एक्वस NaOH होता है, तो देखिए बड़ा सिंपल है कि अगर हम RX यूज करेंगे और उसकी रिएक्शन हमने करवा दी एक्वस QH के साथ, ये QH हमारा एक्वस होना चाहिए। एक्वस का मीनिंग है आप इसे वाटर में डिजोल्व करके लीजिए। तो क्या होगा, यहाँ से KX लीव कर जाएगा और OH वहां जाके R पे अटैच हो जाएगा। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ROH, और प्लस ROH के साथ KX जो होगा वो रिमूव हो जाएगा यहाँ से। तो हमें जो मिला वो क्या मिला, हमारा एल्कोहल मिला ROH। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव। नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन है H2O। अगर हम RX की रिएक्शन H2O से करते हैं तो देखिए RX की रिएक्शन अगर आप H2O से करते हैं तो प्रोडक्ट तो यहाँ पे भी अल्कोहल ही बनेगा, प्रोडक्ट तो यहाँ पर भी अल्कोहल ही बनेगा, क्योंकि ये HX यहाँ से लीव कर जाएगा और OH वहां जाके जुड़ जाएगा। तो सिंपल आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो ROH बनेगा, प्लस क्या होगा, HX यहाँ से रिमूव हो रहा है। बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पर H2O अपने आप में न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, जबकि यहाँ OH नेगेटिव जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो ऐसा डिफरेंस क्यों आया, अगर किसी बच्चे को लगे कि सर देखिए यहाँ पे भी OH अटैच हुआ है, यहाँ पे भी OH अटैच हुआ, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो OH नेगेटिव है, जबकि यहाँ न्यूक्लियोफाइल है वो H2O है। ऐसा क्यों, रीजन ये होता है कि KOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो वाटर में जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो ये K प्लस और OH माइनस आयन में आयोनाइज हो जाएगा। तो आपको एक्वस KOH की केस के अंदर फ्री OH नेगेटिव आयन मिल जाएंगे, और जब फ्री OH नेगेटिव आयन मिल गए तो वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे किस पर, एल्काइल हैलाइड पर। जबकि अगर आप वाटर की बात करते हैं तो वाटर जो होता है वो
आप कह सकते हो पुअर इलेक्ट्रोलाइट होता है। वाटर इज नॉट ए गुड इलेक्ट्रोलाइट। वाटर जो है वो अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। वाटर का आयोनाइजेशन बहुत कम होता है। आप प्लेन वाटर को यूज करेंगे तो उसका आयोनाइजेशन बहुत कम होता है। तो दैट्स वाई H2O जो है वो H प्लस और OH माइनस आयन में आयोनाइज नहीं हो पाएगा। तो H2O एज इट इज, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो H2O जो है वो एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जो न्यूट्रल है, जिसके पास सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और R के साथ बॉन्ड बनाता है। बाद में यहाँ से एक H होता है वो लीव कर जाता है एज अ HX। तो इसका मीनिंग हुआ, क्योंकि वाटर एक पुअर इलेक्ट्रोलाइट है, वो H और OH माइनस में आयोनाइज नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे H2O कंप्लीट पूरा का पूरा H2O जो होता है वही अटैकिंग स्पीशीज होती है, जो एज अ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। दैट्स वाई यहाँ पे H2O के केस के अंदर न्यूक्लियोफाइल जो लिया गया है वो H2O को ही लिया गया, OH नेगेटिव को नहीं लिया गया। प्रोडक्ट इस केस के अंदर भी क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। अगेन देखिए, अगर हम देखें RONA यानी सोडियम एल्कोक्साइड, तो यहाँ पे आपको ईथर मिलेगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये भी आपका सोल्ट है, और सोल्ट आर गुड इलेक्ट्रोलाइट, सोल्ट अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो RONA जो होगा वो आयोनाइज हो जाएगा RO नेगेटिव और Na प्लस में। तो RO नेगेटिव हमें मिल गए हैं यहाँ पे। दैट्स वाई RO नेगेटिव इज ए न्यूक्लियोफाइल। वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है और हमारा प्रोडक्ट जो बन रहा है वो ईथर बन रहा है। अगेन Na, तो यहाँ पे Na के केस में भी ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये भी क्या होगा, आयोनाइज हो जाएगा Na प्लस और I माइनस में। दैट्स वाई यहाँ पे I नेगेटिव जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। अब देखिए, अगर हम अमोनिया या अमोनिया का कोई भी जैसे डेरिवेटिव ले रहे हैं, मान लो अमोनिया यूज कर रहे हैं, तो अमोनिया जो है दैट इज ए पुअर इलेक्ट्रोलाइट, वो गुड इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में नहीं आता। तो दैट्स वाई NH3 जो है वो NH2 माइनस में आयोनाइज नहीं हो पाएगा। तो NH3 जो है, क्योंकि N के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो NH3 अपने आप में न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह कंप्लीटली अटैक करता है एल्काइल हैलाइड पर। तो इसलिए यहाँ पे NH3 ही किसको लिया गया है, न्यूक्लियोफाइल को लिया गया है। बट हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो 1 डिग्री अमाइन बनेगा, यानी RNH2। रिएक्शन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। सिमिलरली अगर हम 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन करवाते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ, तो यहाँ पर भी जो है वो पुअर इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये RNH माइनस में आयोनाइज नहीं हो पाता, वो आयन प्रोड्यूस नहीं होंगे। दैट्स वाई कंप्लीटली ही अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे भी जो RNH2 है वो खुद ही क्या है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें RRNH, तो यहाँ यानी कि ये हमारे पास आ गया 2 डिग्री अमाइन। तो 2 डिग्री अमाइन भी इसी तरह कंप्लीट 2 डिग्री अमाइन न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा और आपको 3 डिग्री अमाइन मिल जाएगी। अब बात आती है KCN की। KCN जो है, फिर से देखिए, KCN जो है अपना आयनिक कंपाउंड है, तो वो K प्लस और Cn माइनस आयन में आयोनाइज हो जाएगा। अब जो Cn माइनस आयन है, ये हमारे पास जो आयन है, ये ऐसे आयन है जो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग हो गया, ये कार्बन के थ्रू भी बॉन्ड बना सकते हैं और नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्ड बना सकते हैं। अगर इनको इनको दोनों चांस मिले कार्बन के थ्रू और नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनाने का, तो ये प्रेफर किसको करते हैं, कार्बन के थ्रू बॉन्ड बनाना। क्योंकि अगर R के साथ कार्बन बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन और कार्बन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। दैट्स वाई Cn माइनस प्रेफर करता है कि वो कार्बन के थ्रू बॉन्ड बनाए। अब KCN क्या था, आयनिक कंपाउंड था, तो उसने हमें Cn माइनस दे दिया। अब उसने Cn माइनस दिया और बॉन्ड किसके थ्रू बना, कार्बन के थ्रू बना। तो हमारा जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, नाइट्राइल, या आप कह सकते हो साइनाइड, एल्काइल साइनाइड कह सकते हैं या एल्केन नाइट्राइल कह सकते हैं। ये हमारे मेजर प्रोडक्ट हुए। सेम अगर आप AgCN की बात करते हैं, तो AgCN के केस में ये हमारा कोवैलेंट कंपाउंड है। तो कोवैलेंट कंपाउंड है तो ये Cn माइनस आयन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, आयोनाइज नहीं हो पाएगा। अब ये आयोनाइज नहीं हो पा रहा है, तो कार्बन जो है वो तो सिल्वर एटम के साथ पहले से बॉन्ड बनाया हुआ है कार्बन ने, तो क्या होगा, ये AgCN पूरा का पूरा कंप्लीट AgCN जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। अब इसमें कार्बन और Ag में ऑलरेडी बॉन्ड बना हुआ है, तो कार्बन तो बॉन्ड बना नहीं सकता। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन एटम है वो एल्काइल हैलाइड के कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, और ये नाइट्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और बॉन्ड बनाएगा। तो नाइट्रोजन एटम जब एल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा तो हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। तो उसका रीजन क्या था कि AgCN जो है वो कोवैलेंट कंपाउंड है और वो साइनाइड आयन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा।
नाइट्रोजन एटम फ्री है बॉन्ड बनाने के लिए, तो उसने बॉन्ड बना लिया और आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बना। सिमिलरली KNO2, अब KNO2 में भी अगर हम देखें तो ये एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड होने की वजह से इसने NO2 जो है वो न्यूक्लियोफाइल दे दिया। अब NO2 जो है सिमिलरली N के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है और O के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है, ये भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। ये प्रेफर क्या करता है, ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है, तो इसने ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बनाया और हमारा प्रोडक्ट जो बना वो क्या बना, एल्काइल नाइट्राइड। अब AgNO2 की बात करेंगे तो AgNO2 तो हमारा कोवेलेंट कंपाउंड होता है। तो कोवेलेंट कंपाउंड होता है तो Ag ऑलरेडी ही O के साथ बॉन्ड बना के बैठे हैं यहाँ पे, तो Ag और O के बीच में पहले से ही बॉन्ड बना हुआ है, कोवेलेंट कंपाउंड है, तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, आयोनाइज होगा नहीं। तो सिर्फ कौन सा एटम बचता है, N एटम बचता है, जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बना सकता है। तो दैट्स वाई इस केस के अंदर AgNO2 के केस में नाइट्रोजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और एल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो आपका यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो RNO2 बनेगा, यानी प्रोडक्ट क्या होगा, नाइट्रो एल्केन बनेगी। तो देखिए जो दोनों एग्जाम्पल है, साइनाइड आइसोसाइनाइड वाले और ये NO2 वाले, दोनों ही एग्जाम्पल एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर इनमें आ जाता है एग्जाम में। उसके बाद देखिए अगर हम RCOOAG मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सोल्ट लेते हैं, तो यहाँ पे आयनिक कंपाउंड है, Ag प्लस रिलीज हो जाएगा और RCO माइनस ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, तो यहाँ पे आपको RCOOR मीन्स एस्टर मिल जाएगा। अगेन देखिए LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हमें पता है ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ करते हैं और ये क्या होते हैं, हाइड्राइड आयन डोनर होते हैं, यानी H माइनस आयन जो होते हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो H माइनस आयन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, यानी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवा रहे हैं तो वो भी एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। यहाँ पे हाइड्राइड आयन जो होते हैं H माइनस आयन, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करते हैं अल्काइल हैलाइड पे और आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, आपका RH मीन्स एल्केन बनेगी, यानी हाइड्रोकार्बन मिल जाएंगे। अगेन देखिए आप R माइनस M प्लस मीन्स आप ये कह सकते हैं कि अगर मेटल के साथ बॉन्डेड है आपका एल्काइल ग्रुप, तो उस केस के अंदर जो R माइनस है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा और आपको जो मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, एल्केन मिल जाएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ में एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताया गया, तो जो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल अभी हमने CN और NO2 जो है वो डिस्कस किया था, वो सारा इस पैराग्राफ के अंदर पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया गया। सेम इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, हेलो एल्केन रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड एज अ मेन प्रोडक्ट व्हाइल AgCN फॉर्म आइसोसाइनाइड एज अ चीफ प्रोडक्ट, एक्सप्लेन व्हाई, व्हाट इज द रीजन। तो उसका रीजन अभी जो हम लोगों ने डिस्क्राइब किया वही है कि जो CN है वो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, KCN के केस में आयोनाइज हो जाएगा, CN फ्री हो गया तो कार्बन के थ्रू बॉन्ड बनेगा, AgCN कोवैलेंट है तो वो CN को रिलीज नहीं करता आयन को, दैट्स वाई नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बना पाता है वो सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग जो स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैकेनिज्म क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, वो SN1 SN2 और SNI मीन्स इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।